हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें पकड़ेंगे आईएएस कोड में से, जो बीइंग एन साइट इंजीनियर, बीइंग एन सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो इंटरव्यूज में ही काफी पूछी जाती हैं। और अगर आपको ये चीजें पता है तो आप और अच्छे इंजीनियर कहला सकते हैं साइट पर। ठीक है, तो दोस्तों अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले बताते हैं कि देखिए, हमने जो राइट हैंड साइड पर जो आप देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम उसका आंसर बताएंगे, उसका देखिए हमने आईएएस कोर्सेज का फोटो भी स्नैपशॉट लेके लगाया हुआ है, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन और दूर हो जाएगी। और ये हम इसीलिए लगाया है कि इनकेस अगर आप ये सेम टॉपिक आईएएस कोर्स से वेरीफाई करना चाहें या फिर उससे पढ़ना चाहें, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी ईजी रहेगा। तो इसीलिए हमने इसका स्नैपशॉट हमेशा, हम जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे और उनके आंसर्स बताएंगे, उसका स्नैपशॉट उसके साथ में लगा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहला हम पढ़ते हैं, द अर्थक्वेक फोर्सेस शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस ऑफ विच आईएएस कोड। जो हमारी अर्थक्वेक फोर्सेस होती हैं, ये हमारी किस आईएएस कोड से हम पढ़ते हैं इसको। तो दोस्तों इसका आंसर है आईएएस 1893। अब आप पूछेंगे कि ये हमारा कहाँ मेंशन है, तो देखिए मैंने ये मेंशन किया हुआ है आईएएस कोड 456 2000, ये हमारा आईएएस कोड है। क्लॉज नंबर 19.4 एंड पेज नंबर 32। तो 32 पेज नंबर पर जब आप जाएंगे, क्लॉज नंबर 19.4, तो ये देखिए ये मेंशन है अर्थक्वेक फोर्सेस, द अर्थक्वेक फोर्सेस शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद आईएएस 1893। तो दोस्तों ये आप याद रखें, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, द मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट मे बी टेकन एज। दोस्तों ये हम मैक्सिमम फ्री फॉल, जो हमारी साइड पर कॉन्क्रीट होती है, उसको हम मैक्सिमम किस हाइट से ऊपर से नीचे तक गिरा सकते हैं। तो दोस्तों वो हमारा होता है 1.5 मीटर। ठीक है, अच्छा अब आप सोचेंगे कि ये हमारा कहाँ मेंशन है, तो आईएस 456 2000 में क्लॉज नंबर 13.2 एंड पेज नंबर 26। तो पेज नंबर 26 पर जब आप आईएस कोड में जाएंगे 456 में, तो ये मेरा 13.2 क्लॉज है, इसमें प्लेसिंग है। तो देखिए, एज एज अ जनरल गाइडेंस, द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट मे बी टेकन एज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हमने जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 है मेरा, लैप स्प्लैशेस शैल बी यूज्ड फॉर shall not be used for bar larger than which डाया। तो दोस्तों जो हम अपनी साइड पर लैप देते हैं कॉलम या बीम में, तो वो हमें किस डाया के ऊपर लैप नहीं देना है एज पर आईएस कोड। तो दोस्तों हमारा आंसर है, जो हमारी जो स्टील जो रीबार हमारा 36 mm से ऊपर है, हम उसमें लैप नहीं देंगे। नहीं देंगे तो हम क्या देंगे, हम वहां कपलर दे सकते हैं, हम वहां वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बताते हैं ये कहाँ मेंशन्ड है। तो देखिए दोस्तों, ये आईएस कोड 456/2000 में क्लॉज नंबर 26.2.5.1, देखिए 26.2.5.1, इसमें पेज नंबर 45 पे गिवन है ये। ठीक है, आईएस कोड में। तो देखिए लैप स्प्लैशेस इसमें गिवन है, लैप स्प्लैशेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार लार्जर देन 36 mm। ठीक है, फॉर लार्जर डायर्स, इससे ज्यादा डाया के लिए हम लैप स्प्लैशेस यूज नहीं करेंगे। फॉर लार्जर डायमीटर्स बार में बी वेल्डेड, हम इसको वेल्ड कर सकते हैं या कपलर भी डाल सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देन दोस्तों हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार्स। तो दोस्तों जो हमारी बीम्स होती हैं, जैसे जो भी हॉरिजॉन्टल वो होती हैं, मेंबर्स होते हैं हमारे स्टील के, तो उसमें हमें मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार्स में क्या मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, तो देखिए हमने आंसर के लिए एरो यहां लगा रखा है। ये क्या है, देखिए क्लॉज नंबर 26.3.2, क्लॉज नंबर 26.3.2, मतलब 26.3.2, पेज नंबर 45। तो ये मेरा पेज नंबर 45 पर ये मेरा गिवन है। तो देखिए ये क्या कहता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार, जो कि हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है, देखिए यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं इसको। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल मेन रीइंफोर्समेंट बार, जो हमारी टू पैरेलल रीइंफोर्समेंट बार्स है, उसके जो अंदर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारा, शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए, देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है, यूजुअली बी नॉट लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो मेरे 3 है, इसमें से जो ग्रेटेस्ट है उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझिए आप। तो सबसे पहला क्या है, द डायामीटर
सॉरी, तो पहला है द डायमीटर ऑफ द बार इफ द डायमीटर आर इक्वल। तो दोस्तों जो मेरी अगर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं तो सबसे पहला इसमें दिखाता है द डायमीटर ऑफ द बार इफ डायमीटर्स आर इक्वल। अगर मेरी दो बार जा रही हैं और उन दोनों का डाया इक्वल है, बराबर है, तो हम जो भी होगा तो उसमें डायमीटर ऑफ बार पकड़ेंगे। अगर मेरा 25 का है तो मेरा हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो 25 mm हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसी का, द डायमीटर ऑफ लार्जर बार इफ डायमीटर्स आर अनइक्वल। दोस्तों अगर मेरी दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल बार जा रही हैं और एक का डाया 20 mm है और एक का 25 mm है, तो हम वहां पर 25 mm पकड़ेंगे, क्योंकि ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ द लार्जर बार। ठीक है, तो लार्जर हमारी 25 mm वाली बार है, तो हम 25 mm वाली बार को पकड़ेंगे। ठीक है, इसमें और तीसरा आता है हमारा 25 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोहोर्ट एग्रीगेट। ये तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारी जो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट में हमारे जैसे 10 mm और 20 mm के एग्रीगेट्स यूज होते हैं जनरली, जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, जो हमारी साइट्स पर यूज होते हैं। तो ये कह रहा है 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो मैक्सिमम साइज हमारा कोर्स एग्रीगेट है 20 mm, तो 20 mm और 5 mm ये ऐड करना है, तो 25 mm हो जाएगा। तो 25 mm ये कह रहा है कि हमें 25 mm उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 mm प्लस मेरा 20 mm का एग्रीगेट है, तो 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 25। तो 25 mm हम इसको पकड़ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम दोबारा ऊपर चलते हैं। तो इसमें हमने क्या कहा था, देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा, हम उस इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा और जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहां मेरा 25 mm अगर मैं पकड़े चलता हूं, 25 mm मेरा इन तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन रिबार है वो 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ सीमेंट। ये आप सब लोग जानते होंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या होते हैं, बट एज पर आईएस कोड सीमेंट हमारे कितने टाइप के आते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये हमारा गिवन कहां पर है। तो जब आप आईएस 456/2000 में जाएंगे तो क्लॉज नंबर 5.1, क्लॉज नंबर 5.1 सीमेंट का हेड है, और ये पेज नंबर 13 पर मिलेगा आपको, 13 पेज नंबर पर मिलेगा कि टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या है। तो सबसे पहला है इसमें 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंफर्मिंग टू IS 269। ये हमारा वहां से IS 269 में मेंशन्ड है। ठीक है, सेकंड है 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एंड थर्ड है 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दोस्तों हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को OPC भी बोलते हैं। तो एज पर IS कोड ये बोलता है 33 ग्रेड OPC, 43 ग्रेड OPC एंड 53 ग्रेड OPC। नेक्स्ट है हमारा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, फिफ्थ है हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, सिक्स्थ है हमारा पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट जो PPC जिसको हम बोलते हैं, और हमारा ये फ्लाई एज्ड होता है। ठीक है, फ्लाई बेस्ड होता है, इसके अंदर फ्लाई मिक्स्ड होती है। और जो हमारा ये जो हम OPC पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में 1 2 3 में, इसमें फ्लाई एश नहीं होती है। तो दोस्तों PPC को हम फ्लाई बेस्ड सीमेंट भी बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, उससे नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, उससे नेक्स्ट है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, और हमारा आखिरी है सल्फ्यूरिक रेजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 सीमेंट के टाइप्स हैं जो हमें IS 456 बताता है। देखिए जैसे आप सामने देख भी पा रहे होंगे ABCDEFGHIJK, तो ये 10 नंबर ऑफ हमारे सीमेंट के टाइप्स हैं जो IS कोड हमें बोलता है, IS 456 हमें बोलता है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है कि एज पर IS कोड सीमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। तो 10 नहीं तो कम से कम हम 8 तो इनमें से याद करके ही रखें हमेशा, ये आपके काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आपको बताते हैं तो दोस्तों वो है व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ वाटर एज पर IS कोड। जो हमारा कंस्ट्रक्शन वाटर होता है उसकी pH वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको IS कोड का, हमने देखिए ये जो आप देख रहे हैं सामने, हमने IS कोड का एक स्नैपशॉट भी लगा रखा है आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। और दूसरा कि अगर आप अपने घर पे पढ़ना भी चाहें तो इसको इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर, जो कि मैंने क्लॉज और पेज नंबर मेंशन किया हुआ है, आप वहां से इसको पढ़ भी सकते हैं।
जो कि आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों एज पर आईएस कोड, हमारा आईएस कोड क्या बोलता है, ये देखिए आईएस कोड 456 क्लॉज नंबर 5.4.2, मेरा ये क्लॉज नंबर है 5.4.2 और पेज नंबर 14। तो ये पेज नंबर 14 मैंने मेंशन किया हुआ है। इसमें मेरा जो कंस्ट्रक्शन वाटर के लिए बता रखा है वो बता रखा है द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शैल बी नॉट लेस देन 6। ये 6 से कम नहीं होना चाहिए जो हमें पानी यूज करना है उसका पीएच वैल्यू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। दोस्तों ये एक जो कंक्रीट होती है हमारी उसका हम स्लम कोन टेस्ट करते हैं, जो आपकी साइट्स पर करते हैं, और मैंने इसका एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है। आप, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि स्लम कोन टेस्ट क्या होता है। तो बेसिकली स्लम, हम कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है उसको स्लम कोन टेस्ट से चेक करते हैं। तो दोस्तों उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो देखिए जब आप आईएस कोड में जाएंगे 456 में, क्लॉज नंबर 7.1, मैं बात कर रहा हूं इस टेबल की, तो आपको यहाँ एक टेबल मिलेगी और पेज नंबर 17 पर अवेलेबल होगी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि प्लेसिंग कंडीशंस क्या क्या है मेरी, देन डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, ये लो है, हाई है, मीडियम है, और स्लम, कि एज पर आईएस कोड कितना स्लम होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए जैसे मेरा अगर मैं बात करता हूं, मेरी अगर मास कंक्रीटिंग है या फिर मेरा जो रीइंफोर्समेंट है वो लाइट है, मतलब मेरा वीक, वीक इन द सेंस कि जो मेरा, जो मैंने स्टील प्रोवाइड कर रखा है वो थोड़ा कम है स्लैब में, बीम में, कॉलम में, तो वहां पर जो हम आरएमसी यूज करेंगे, जो कंक्रीट यूज करेंगे, उसकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होगी वो लो होगी। ठीक है, और जो उसका स्लम कोण, जो उसका स्लम निकलेगा, ये स्लम हमारा एमएम में निकलता है, तो जो स्लम होगा उसका 25 टू 75 एमएम के बीच में लाई करना चाहिए एज पर आईएस कोड। ठीक है दोस्तों, यही हम बात करते हैं कि जो मेरे हेवीली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस होते हैं, स्लैब, बीम, वॉल, कॉलम्स और फुटिंग्स वगैरह जो होती हैं, तो वहां जो मेरा डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होती है वो मीडियम होती है, और जो मेरा स्लम होता है वो 50 से 100 होता है मेरा हेवीली रीइंफोर्स्ड इसके लिए। और अगर मैं बात करूं स्लिप फॉर्म वर्क या फिर पंप्ड कंक्रीट, जहां पंप करना है हमें, वहां पर जो मेरा स्लम्प होता है वो 75 से 100 के बीच में लाई करता है, 75 mm टू 100 mm। ठीक है दोस्तों, थर्ड है कि जहां पर हमारी ट्रेंच फ्ले होती है, इन सेतु पाइल कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां जो हमारी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होती है वो हाई कंसिडर की जाती है, और वहां का जो स्लम्प होता है वो 100 से 150 mm तक हम उसको कंसिडर करते हैं। और यही मैं बात करूं अगर मेरा ट्रिमी कंक्रीट है, तो इसकी भी जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होती है ये वेरी हाई होती है, और इसके लिए हमें जो टेबल नंबर 7.1.2 पे जाना पड़ेगा, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपके। तो बेसिकली आपको ये चीज, ये जो चीजें हैं ये आपको मेनली याद रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज अब फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 हमारा क्या बोलता है, स्लम फ्लो फॉर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। दोस्तों सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट जो मेरी होती है, ये हमारी जहां एल्यूमिनियम शटरिंग वगैरह यूज होती है वहां यूज करते हैं। दूसरा, जहां पर हमारा स्टील बहुत ही ज्यादा मैशअप हो रहा होता है, और जहां पर हमारे जो कंक्रीट है वो प्रॉपरली नीचे तक फ्लो नहीं कर पाएगी, या फिर हम वाइब्रेटर वहां पर नहीं चला पाएंगे, तो वहां हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को यूज करते हैं। और दोस्तों सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट जैसा कि नाम से ये बता रहा है कि ये अपने आप, ये इसका जो कॉम्पैक्ट होने का जो तरीका होता है वो सेल्फ होता है, इसमें कोई मैकेनिकल, जैसे हम वाइब्रेटर यूज करते हैं वैसी कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एज पर आईएस कोड हमारा क्या फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो एज पर आईएस कोड इसका जो फ्लो है वो 600 mm मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब ये कहां देखेंगे आप, ये मेरा आईएस 456 में जाएंगे आप, क्लॉज नंबर J3 ब्रैकेट ए, पेज नंबर 3। ठीक है, J3A पेज नंबर 3 में जाएंगे तो आपको देखिए J3 ये यहां मिलेगा आपको, फीचर्स ऑफ फ्रेश सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, और उसका जो स्लम फ्लो है वो यहां मिल जाएगा। देखिए तो यहां मेंशन हुआ है कि स्लम फ्लो जो है मेरा 600 mm होगा मिनिमम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये है ग्रेड ऑफ स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। दोस्तों जो हमारा क्यूब टेस्ट होता है वो कंप्रेसिव टेस्ट के लिए काम आता है, और इसके लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है। आपकी कंफ्यूजन, अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो उसका भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूं, जिससे कि आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एज पर आईएस कोड जो हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो क्या क्या होती हैं, और उनको किस किस ग्रुप में डाला हुआ है, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है आफ्टर 28 डेज। तो देखिए दोस्तों, जब आप आईएस 456 में जाएंगे
तो क्लॉज नंबर 6.2.1 में टेबल नंबर 2 पर आप जाएंगे तो मेरे को ये मिलेगा, और ये मेरा पेज नंबर 16 पर गिवन होगा। ठीक है, अगर आप पेज नंबर 16 पर जाएंगे और टेबल नंबर 2 पे, तो देखिए ये हमारा ऐसा कुछ मेंशन होगा। तो देखिए यहां मेरा ग्रुप मेंशन है, ये ग्रेड डेजिग्नेशन है, और ये है स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो अपनी कंक्रीट है उसको 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है ऑर्डिनरी कंक्रीट जो हमारी M10 से M20 तक लाया करती है। सेकंड है मेरी स्टैंडर्ड कंक्रीट, ये मेरी M25 से M55 तक लाया करती है। और जो मेरा थर्ड है वो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये मेरा M60 से M80 तक मेरा लाया करती है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी 28 डेज पर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए क्यूब टेस्ट में। तो देखिए दोस्तों, इसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है, ये जो मेरा M10 है, ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मिक्स एंड 10 स्टैंड्स फॉर इट्स करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो अगर मैं बात कर रहा हूं M10 की, तो 28 डेज बाद जो इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आएगी, जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, वो मेरी 10 आएगी। ठीक है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जो भी मेरा ग्रिड का कंक्रीट होगा, अगर M50 है तो 28 डेज में उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी वो 50 आएगी। अगर M70 है तो 28 डेज में जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी वो 70 आएगी। तो जो उसकी ग्रिड में पीछे लगा हुआ है, अगर M30 में देखिए 30 बैकएंड है, तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी वो 30 आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। चलते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो हमारी कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पर मेरी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मेरा क्वेश्चन का आंसर हमने इस टेबल पर मुझे मिला है, और ये क्लॉज नंबर 8 में जब आप जाएंगे, पेज नंबर 17 पर क्लॉज नंबर 8 में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो देखिए सबसे पहला है एनवायरमेंट, कि आप किस एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं। सेकंड है द कवर ऑफ एम्बेडेड स्टील, कि आप स्टील में कितना कवर दे रहे हैं। थर्ड है मेरा द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल, अगर दोस्तों मेरी कंक्रीट है आरएनसी है, तो जिसमें जो मटेरियल मैं डाल रहा हूं तो उनकी टाइप एंड क्वालिटी कैसी है। ठीक है, जैसे मेरा सैंड है 10 mm एग्रीगेट है, 20 mm एग्रीगेट, तो उनकी प्रॉपर क्वालिटी चेक भी करेंगे हम, और उससे हम उस मतलब वो एक फैक्टर होता है जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों द सीमेंट कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द कंक्रीट। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीमेंट कंटेंट सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है मेरी ड्यूरेबिलिटी की कंक्रीट की। तो सबसे इसमें कंक्रीट सीमेंट कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो इज द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट, तो वाटर सीमेंट रेशियो भी हमारा अफेक्ट करता है। फिफ्थ है वर्कमैनशिप, देखिए वर्कमैनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, टू ऑब्टेन फुल कॉम्पैक्शन एंड एफिशिएंट क्यूरिंग, तो हमें उसकी प्रॉपर क्यूरिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी, और वर्कमैनशिप का भी बहुत बड़ा रोल होता है दैट इफेक्ट्स हमारा ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। एंड लास्ट है द शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर, दोस्तों जहां मैं कंक्रीट डाल रहा हूं, आइदर वो कॉलम है, स्लैब है, फुटिंग है, बीम्स है, तो इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर, जो मेरा मेंबर है उसके शेप एंड साइज पे भी डिपेंडेंट करेगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड ग्रेड्स। तो एज पर आईएस कोड ये हमारा क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं टेबल नंबर 5 है मेरी मेंशन की हुई है, और ये आईएस कोड की पेज नंबर 20 में मिलेगी आपको। अगर आपके पास आईएस 456 है तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 20 पर टेबल नंबर 5 है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर प्लेन कंक्रीट और रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में बताया हुआ है कि इसका मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, इसमें मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, और मिनिमम जो हमारी ग्रेड है कंक्रीट की वो हमारी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम प्लेन कंक्रीट से। तो देखिए ये हमारे एक्सपोजर माइल्ड के लिए 220 केजी सीमेंट होना चाहिए, और उसका वाटर सीमेंट रेशियो 0.60 होना चाहिए। आईएस कोड ने इसकी कोई भी मिनिमम ग्रेड को मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपना M15 ग्रेड के लिए। ठीक है, तो M15 ग्रेड के लिए मेरा 240 केजी सीमेंट होना चाहिए, और जो मेरा वाटर सीमेंट रेशियो है वो मैक्सिमम 0.60 होना चाहिए। अब मैं आता हूं M20 के लिए। M20 के लिए मेरा 250 केजी सीमेंट होना चाहिए। M20 के लिए जो मेरी वेरी सीवियर कंडीशन में यूज हो रहा है उसके लिए 260 केजी सीमेंट होना चाहिए।
एंड M25 के लिए मेरा 280 केजी सीमेंट होना चाहिए। यहीं पर इनका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो M20 के लिए 0.5 रखना है हमने मैक्सिमम, M20 जो सीवियर कंडीशन के लिए है उसके लिए 0.45 रखना है, और M25 के लिए मेरा 0.40 रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपना रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए, जहां पर हमारा सरिया भी यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं। देखिए M20 जो मेरा ग्रेड है इसके लिए मेरा 300 केजी मिनिमम सीमेंट होना चाहिए, और ये जो मेरा केजी है ये पर एम क्यूब का मैं बता रहा हूं आपको। जैसे सामने देखिए ऊपर लिखा भी इसकी यूनिट है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये जो आप देखें तो ये देखिए, इसके बाद मेरा M25 ग्रेड है तो मेरा जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.5 रहेगा, और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी सीमेंट की वो मेरी 300 केजी रहेगी, यानी 6 बैग्स ऑफ सीमेंट। M30 के लिए मेरा वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 होता है, 0.45 होता है, और सीमेंट मेरा 320 केजी चलेगा। M35 के लिए मेरा जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.45 होता है, और जो हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ सीमेंट कंटेंट होगा वो मेरा 340 केजी होगा। एंड यही M40 के लिए जो मेरा वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.40 है, और 360 मेरा यहाँ पर सीमेंट कंटेंट रहेगा। अच्छा दोस्तों, इस चीज से हम ये चीज समझते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होता है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम, वो मेरा 0.40 से 0.6 तक लाई करता है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में ये भी पूछे कि हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो किसके बीच में लाई करता है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा 0.40 से 0.60 के बीच में लाई करता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर एग्रीगेट अदर देन 20 नॉमिनल मैक्सिमम साइज। दोस्तों अब हम बताएंगे आपको कि एज पर आईएएस कोड जो हमारा हमें सीमेंट में कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कितना प्लस माइनस करना पड़ता है अगर हम एग्रीगेट जो हमारा एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, हम अगर वो 20 से अलावा कोई और दूसरा साइज यूज कर रहे हैं उसका। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये मेरा IS 456 में क्लॉज नंबर 8.2.4.1 में टेबल नंबर 2 में मेंशन है, और ये आपको पेज नंबर 21 पर मिलेगा। तो जो 21 पेज नंबर पर जाएंगे तो आपको एक ऐसी टेबल दिखेगी जिसका टाइटल है एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर एग्रीगेट अदर देन 20 नॉमिनल मैक्सिमम साइज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस टेबल में यहाँ पर नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज है, और यहाँ आपका एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट है। ये जो सीमेंट है ये मेरा पर केजी पर क्यूबिक मीटर में है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जैसे अगर देखिए अगर मैं 20 यूज कर रहा हूँ एग्रीगेट, तो मेरा एडजस्टमेंट यहाँ पर 0 है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसने जो डिजाइन पहले हमें बताया हुआ है वो 20 के लिए बताया हुआ है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम एडजस्टमेंट की, कि अगर मैं वहां पर 10 यूज करता हूँ, तो अगर दोस्तों मैं 10 एग्रीगेट यूज कर रहा हूँ 20 की जगह पर, तो देखिए मुझे उस पर्टिकुलर आरएमसी प्रोडक्शन के लिए, उस कॉन्क्रीट के प्रोडक्शन के लिए मुझे 40 केजी पर एम क्यूब एड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं अगर मैं 40 एग्रीगेट यूज कर रहा हूँ जो कि मेरा 20 से भी बड़ा होता है, तो मुझे -30, मतलब मुझे जितना मैं 20 के लिए यूज कर रहा था उसमें से मेरे को -30 केजी और करना पड़ेगा, और जो मेरी क्वांटिटी निकल कर आएगी वो मुझे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20 के लिए 200 केजी पर क्यूबिक मीटर यूज कर रहा हूँ, तो मुझे 40 के लिए 170 केजी पर क्यूबिक मीटर यूज करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, ये इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे जैसे हम अपना हमारा जो एग्रीगेट साइज बढ़ता जाता है, तो हमारा जो सीमेंट की कंजप्शन है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो जैसे आप इस टेबल में देख भी पा रहे होंगे कि देखिए जैसे जैसे मेरा जो एग्रीगेट साइज बढ़ रहा है, तो मेरी जो सीमेंट की कंजप्शन है वो कम हो रही है। ठीक है, तो ये भी काफी इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है हमारे लिए। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा 3 है कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज्ड टू सी। तो दोस्तों अब हम बताएंगे कि हमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करना है, कि जहां पर जो हमारी कंक्रीट है वो सी वाटर के आसपास है या सी वाटर के अंदर है, या फिर एक्सपोज्ड टू सी कोस्ट, वो कहीं सी कोस्ट के आसपास हम कुछ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात कर अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे IS कोड 456/2000 में क्लॉज नंबर 8.2.8 में मिलेगा, जो कि पेज नंबर 21 पर है। तो जब आप पेज नंबर 21 खोलेंगे तो आपको देखिए ये सामने मेंशन दिखेगा कॉन्क्रीट इन सी कवर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो हमारी प्लेन कॉन्क्रीट हम यूज करेंगे अपने सी सी वाटर या फिर एक्सपोज टू सी कोस्ट में, वो हमारी M20 होगी। प्लेन कॉन्क्रीट मिनिमम ग्रेड है, और जो हम रीइंफोर्स कॉन्क्रीट यूज करेंगे वो हमारी मिनिमम ग्रेड M30
होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें ये कहां से दिखता है। देखिए, तो देखिए यहां मेंशन किया हुआ है कंक्रीट इन सी कोस्ट, कंक्रीट इन सी कोस्ट और एक्सपोज्ड डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, शैल बी एटलीस्ट M20 ग्रेड इन केस ऑफ प्लेन कंक्रीट, जैसा कि मैंने बताया M20 ग्रेड प्लेन कंक्रीट के लिए, एंड M30 इन केस ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। M30 जो है मेरा वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए यूज करना है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक बात सबसे जो मेन है वो है ये है कि वी हैव टू यूज, हमें यूज करना है क्या, यूज ऑफ स्लैग और पोजोलाना सीमेंट। अगर मेरे पास स्लैग सीमेंट या पोजोलाना सीमेंट है वो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा अंडर सच कंडीशंस के लिए। ये भी मेरा आईएस कोड मुझे बताता है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस रेशियो। ठीक है, जो मेरी मैक्सिमम इफेक्टिव हाइट है और थिकनेस जो है मेरी स्लैब की, उसका रेशियो क्या होना चाहिए एज पर आईएस कोड। ठीक है, तो जब आप दोस्तों जाएंगे IS 456 2000 में क्लॉज नंबर 32.2.3 32.2.3 पर जब आप जाएंगे, जो कि मेरा पेज नंबर 61 पर मेंशन्ड है, तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसमें द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस H डिवाइडेड बाय T शैल नॉट एक्सीड्स 30। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो देखिए, हमने यहाँ आंसर मेंशन किया हुआ है इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस रेशियो शैल नॉट बी एक्सीड 30, तो H डिवाइड बाय T शैल बी लेस देन 30। ठीक है, अब देखिए, अब मेरी अगर हाइट, अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर मेरी जो हाइट है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट है मेरी, किसी भी पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन पर जो मेरा काम चल रहा है वहां पर, वो 3 मीटर है। ठीक है, और जो मेरी स्लैब की थिकनेस है वो 150 mm हम जनरली कंसिडर करते हैं। दोस्तों ये मैं आपको सबसे स्टैंडर्ड चीज बता रहा हूँ। आप जब भी कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट देखेंगे, तो वहां जो हमारे फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो होती है वो 3 मीटर ही होती है, या 3 मीटर 50 हो सकती है या 2950 हो सकती है, बट टेंटेटिव 3 मीटर के आसपास ही होती है। और स्लैब थिकनेस जो होती है हमारी वो 150 mm ही होती है, शायद 175 भी हो सकती है, कहीं 125 भी हो सकती है, बट इससे ऊपर ज्यादा नहीं होती है वो। ठीक है, तो एज पर आईएस कोड जो हमारा बोलता है 3000 डिवाइडेड बाय 150, देखिए 3000 डिवाइडेड बाय 150 मेरा है 20, एंड 20 इज लेस देन 30। ठीक है, तो ये मेरी पास है एज पर आईएस कोड। 20 इज लेस देन 30 विच इज पास्ड एज पर आईएस कोड। तो दोस्तों ये भी काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये भी आप हमेशा याद रखिएगा कि एग्जैक्टली मेरा मैक्सिमम इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस रेशियो क्या होता है। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल। हमें हमारी जो शेयर वॉल्स होती हैं या फिर वॉल होती है, उसकी हमारी मिनिमम थिकनेस एज पर आईएस कोड कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है, ये हमारी होती है 100 mm। ठीक है, तो अगर आप ये क्रॉस वेरीफाई करना चाहें या फिर वहां से आप पढ़ना भी चाहें IS 456 से, दोस्तों ये मैं आपको इसलिए वेरीफाई करने के लिए दे रहा हूँ कि अगर आप ये स्टडी IS कोड से भी करना चाहें तो आप इजीली वहां जा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स में एक टॉपिक ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने आपको इसीलिए क्लॉज और उसका पेज नंबर मेंशन किया है कि आप इजीली वहां से पढ़ सकते हैं। तो क्लॉज नंबर 32.1 में आप जाएंगे, पेज नंबर 61 पर मेंशन्ड है ये। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल शैल बी 100 mm। ठीक है, तो एज पर IS 456 जो मेरी मिनिमम थिकनेस होती है वॉल की वो 100 mm होती है। सब आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रपोर्शन फॉर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट ऑब्लिक क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो हम आपको बताते हैं कि प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल मिक्स डिजाइन हमारा क्या होता है, एज पर आईएस कोड में क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, देखिए इधर मेरा ग्रिड ऑफ कंक्रीट मेंशन्ड है M5 M7.5 M10 M15 M12। यहां देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास पर 50 kg ऑफ सीमेंट, जो कि मेरा एक बैग का होता है, टू बी टेकन, जो कि हमें लेना है एज अ सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, ये मेरा प्रोपोर्शनट है, एंड यहां है मेरा क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 kg ऑफ सीमेंट, ये मैक्सिमम है, देखिए यहां मैक्स मेंशन है। तो दोस्तों जो मेरा फाइन और जो मेरा कोर्स एग्रीगेट जो यहां से निकलेगा, जैसे कि अब मैं यहां बात करता हूं M20 की। ठीक है, तो M20 का जो मेरा ग्रेड होता है वो A ग्रेड 3 का होता है। तो इसमें मैं 250 kg ऑफ एग्रीगेट डाल सकते, ये 250 जो kg है मेरा, इसमें फाइन और कोर्स दोनों एग्रीगेट एडेड हैं। ठीक है, तो जो मेरा
जो मेरा पर 50 केजी ऑफ सीमेंट बैग, मतलब मैं एक सीमेंट बैग में 250 केजी अपना एग्रीगेट मिला सकता हूं एज पर आईएस कोड। यही मेरा, अगर M10 की मैं बात करूं तो मैं वहां 480 मिला सकता हूं, और जो कि मेरा 136 होता है, अगर मैं उसमें बात करूं तो 1:3:6 में मैं 480 केजी ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट मिला सकता हूं फॉर 50 केजी, एक सीमेंट बैग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं यही इसके क्वांटिटी ऑफ वाटर पे आता हूं पर 50 केजी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो देखिए ये जो आप देखेंगे M5 में मेरा 60 केजी ऑफ वाटर लगता है, M7.5 में मेरा 45 केजी वाटर लगता है। ये मेरा एक सीमेंट बैग के लिए है डेटा। ठीक है, और M50 में मेरा 30 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है फॉर 150 केजी ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों, ये जो टेबल है हमारी, टेबल नंबर 9 आईएस कोड में मेंशन है, क्लॉज नंबर 9.3 एंड 9.3.1। ये अगर आप आईएस कोड में पढ़ना चाहें तो आईएस कोड की पेज नंबर 23 पे मेंशन है ये टेबल, और आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा टाइम पीरियड फॉर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। जो हम साइट पर शटरिंग करते हैं, जो हम फॉर्म वर्क लगाते हैं, उसका जो टाइम पीरियड होता है रिमूवल का, वो क्या होता है एज पर आईएस कोड। तो दोस्तों जब आप आईएस कोड 456/2000 में जाएंगे तो क्लॉज नंबर 11.3.1, ये यहाँ पर ये 200 लिखा हुआ है, ये 200 नहीं है, ये 2000 है। तो क्लॉज नंबर 11.3.1 में जब आप जाएंगे, और ये जो मेरा क्लॉज है 11.3.1, ये मेरा पेज नंबर 25 पर मेंशन्ड है आईएस कोड के, आईएस 456 के। तो वहां आप जाएंगे तो आपको ये कुछ टेबल मेंशन्ड होगी। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या बताना है आपको, मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्म वर्क। जो शटरिंग हमें हटानी है उसका मिनिमम पीरियड क्या होता है एज पर आईएस कोड। तो देखिए, फॉर वर्टिकल फॉर्म वर्क्स टू कॉलम, वॉल्स एंड बीम्स, जो मेरे वर्टिकल मेंबर्स हैं, जो कॉलम है, मेरी वॉल्स है, बीम्स है, उसका होता है 16 to 24 आवर्स एज पर आईएस कोड। अगर मैं यही बात करता हूँ सॉफिट फॉर्म वर्क टू स्लैब, सॉफिट जो मेरा बीम के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बीम सॉफिट बोलते हैं। अगर मेरा सॉफिट की बात है तो उसका 3 days का रहेगा। प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग ऑफ फॉर्म वर्क, जब हम जो हमारा फॉर्म वर्क है सॉफिट्स का हटा देंगे, उसके नीचे हमें प्रॉप्स से उसे सपोर्ट भी देनी है। ये भी मेरा आईएस कोड में प्रॉपरली मेंशन्ड है। इसका टाइम पीरियड है मेरा 3 days। नेक्स्ट हम आते हैं सी पर, इट्स अ सॉफिट फॉर्म वर्क टू बीम, प्रॉप्स टू बी फिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग ऑफ फॉर्म वर्क। जो मेरा सॉफिट का फॉर्म वर्क होगा उसको मैं 7 days में हटा सकता हूं। ठीक है, और हटाने का मुझे इमीडिएटली वहां पर भी प्रॉप्स लगा देने उसके सपोर्ट के लिए। अब मैं आता हूं प्रॉप्स टू स्लैब। ठीक है, जो मेरा स्लैब होगा, तो जो मेरा स्पैन अप टू 4.5 मीटर, जो मेरा 4.5 मीटर तक का स्पैन होगा, उसमें मेरा 7 days के लिए हम उसको डीशटर करेंगे। और जो मेरा स्पैन ओवर 4.5 मीटर, जो मेरा 4.5 मीटर से ज्यादा होगा, उसको हम 14 दिन के बाद हटाएंगे उसके प्रॉप्स स्लैब में से। ठीक है, देन हम आते हैं प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चेस। अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं बीम्स एंड आर्चेस हैं, बीम्स तो होती ही हैं, उसका जो होता है उसके लिए आईएस कोड क्या बोलता है, स्पेनिंग अप टू 6 मीटर। जो मेरा 6 मीटर का स्पेन है उसमें मैं 14 days के बाद हटाऊंगा, शटरिंग अपनी होमवर्क हटाऊंगा। एंड जो मेरा स्पेनिंग ओवर 6 मीटर, जो मेरा स्पेन 6 मीटर से ज्यादा है, उसके लिए मैं 21 days लूंगा अपनी डीशटरिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा टाइम पीरियड फॉर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क है एज पर आईएस कोड। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है व्हाट इज स्पेसर्स फॉर और चेयर्स प्लेसिंग एट साइट। दोस्तों जो हम अपनी साइट पर स्पेसर से चेयर लगाते हैं उसका देखिए, अगर आप कहीं ड्राइंग में भी, अगर आप कहीं साइट पर काम करा रहे हैं तो किसी भी ड्राइंग में मेंशन नहीं होगा कि आपने जो स्पेसर है, जो चेयर है, वो आपको किस तरीके से लगाना है। ये जो साइट इंजीनियर्स होते हैं, जो सरिया के ठेकेदार होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जहां उन्होंने जाला या फिर वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। पर दोस्तों इसके लिए भी आईएस कोड में मेंशन्ड है कि हमें कैसे लगाना है। तो दोस्तों जब आप क्लॉज नंबर 12.3.2 में जाएंगे, 12.3.2 में जाएंगे, ये मेरा पेज नंबर 26 पर मेंशन्ड है। जब आप पेज नंबर 26 पर जाएंगे तो आपको देखिए यहां मैंने मेंशन किया हुआ है, स्पेसर्स और चेयर्स शुड बी प्लेस्ड एट अ मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ 1 मीटर। ठीक है, ये भी मेरा आईएस कोड बोलता है कि जो मेरे स्पेसर्स और चेयर होंगे वो हमें प्लेस करने हैं मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ 1 मीटर।
ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज और बताता हूं कि स्पेसर्स कवर ब्लॉक शुड बी कॉन्क्रीट ऑफ सेम स्ट्रेंथ। जो हम स्पेसर्स या फिर और कवर ब्लॉक्स जो लगा रहे हैं वो हमारी जो हम कॉन्क्रीट डालने वाले हैं उसी स्ट्रेंथ का होना चाहिए या फिर वो पीवीसी का होना चाहिए, जिससे कि अगर उसके ऊपर मूवमेंट हो तो वो टूटे नहीं और वो प्रॉपर एक अगर मेरा जो कवर ब्लॉक है वो प्रॉपर कवर देता रहे वहां पर। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेसेस एंड चेयर्स के लिए एज पर आईएएस कोड। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आज हम ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके लिए हम बताते हैं कि क्यूरिंग टाइम क्या होता है एज पर आईएएस कोड। तो दोस्तों जब आप क्लॉज नंबर 13.5.1 में जाएंगे, 13.5.1 जो मेरा सामने मेंशन है, इसके पेज नंबर 27 में जाना पड़ेगा आपको। और 27 के बाद जब आपके सामने ये कुछ इस तरीके से मोस्ट क्यूरिंग करके एक टॉपिक है, इसमें मेरा मेंशन है। तो दोस्तों इसमें क्या है, मिनिमम जो डेज है मेरा वो 7 डेज है फॉर ओपीसी एंड 10 डेज फॉर ब्लेंडेड सीमेंट। तो दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे, देखिए, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड एटलीस्ट 10 डेज वेयर मिनरल्स एडमिक्सचर्स और ब्लेंडेड सीमेंट आर यूज्ड, the period of curing shall not be less than 10 days for concrete exposed to dry and hot weather conditions। दोस्तों अगर मेरी कोई भी जो भी अगर जहां मैं काम कर रहा हूं, मेरा मंथ, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूं, मेरा मई जून का मंथ हो, मेरी जो टेम्परेचर है वो 40 प्लस चल रहा है, 45 तक जा रहा है, तो मुझे उसको मिनिमम 10 डेज तक उसकी क्यूरिंग करनी पड़ेगी। ऑल्सो इन सबके बाद भी आईएएस कोड रिकमेंड करता है कि आपको 14 डेज तक उसकी क्यूरिंग करनी चाहिए। देखिए यहां मेंशन भी है, इट इज रिकमेंडेड दैट अवर मिनिमम पीरियड मे बी एक्सटेंडेड टू 14 डेज। तो दोस्तों सबसे सेफ एंड जो रहता है वो 14 डेज के लिए रहता है। अगर आप अपनी साइड पर कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं तो 14 डेज की क्यूरिंग सबसे बेस्ट रहती है। विद इन 14 डेज में जो मेरा कॉन्क्रीट है वो अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ को अटेन कर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा क्यूरिंग टाइम। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिनिमम रिबार यूज्ड इन कॉलम। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका आंसर जब आप क्लॉज नंबर 26.5.3.1 में आएंगे, इट्स 20, देखिए 26.5.3 कॉलम्स है और इसी के आप सब क्लॉज में आएंगे 26.5.3.1 जो कि मेरा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के नाम से है। एंड ये मेरा पेज नंबर 48 पर मेंशन है। अगर आप आईएएस कोड के पेज नंबर 48 पर जाएंगे तो आपको ये मेंशन होगा। तो दोस्तों जो मेरा देखिए यहां मेंशन है, द बार शेल नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर। तो दोस्तों जो मेरा कॉलम मैं साइड पर बना रहा हूं उसका जो मेरा मिनिमम डाया ऑफ बार होगा कॉलम का, वो जो मेरा आईएएस कोड कहता है वो ये कहता है कि उसका डाया आप 12 mm से कम नहीं ले सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। इवन अगर आप लोग अपना घर भी बना रहे हैं या फिर आपके आस पड़ोस में कोई आपसे पूछते भी हैं कि हमें मिनिमम डाया क्या रखना है, तो आप उन्हें बताएंगे कि 12 mm से नीचे का डाया आपने नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, है वो है स्पेसिंग ऑफ बार इन स्लैब रेनफोर्समेंट। जो हमारा एज पर आईएएस कोड हमारी स्पेसिंग ऑफ बार इन स्लैब रेनफोर्समेंट कितनी होती है। तो दोस्तों जब आप आईएएस कोड 456 2000 में जाएंगे एंड क्लॉज नंबर 31.7.1 में पेज नंबर 51 पर मेंशन 59 पर जो मेंशन्ड है, तो जैसे आप जाएंगे 31.7.1 और पेज नंबर 59 में मेंशन्ड है, द स्पेसिंग ऑफ बार इन फ्लैट स्लैब शेल नॉट एक्सीड 2 टाइम्स ऑफ स्लैब थिकनेस। मतलब जो मेरी फ्लैट स्लैब होगी वहां पर जो मेरी स्पेसिंग होगी वो मेरी 2 टाइम्स ऑफ स्लैब थिकनेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, मेरी अगर जो स्लैब थिकनेस है 125 mm है तो मेरी स्पेसिंग जो है वो 250 mm से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल। हमारे सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में जो मिनिमम थिकनेस है एज पर आईएएस कोड वॉल्स की वो कितनी होती है। तो दोस्तों जब आप क्लॉज नंबर 32.1 में जाएंगे जो कि मेरा पेज नंबर 61 पर मेंशन्ड है, तो देखिए 32.1 में आप जाएंगे तो मेरा टॉपिक है वॉल्स। तो इसमें मेंशन्ड है द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल शेल बी 100 mm। तो ये हमारी जो मिनिमम थिकनेस होती है वॉल की वो 100 mm होगी कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज क्यूरिंग। आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी क्यूरिंग क्या होती है।
अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बोलेंगे तराई, बट इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है एज पर आईएएस कोड, ये हम आपको आज बताते हैं। तो दोस्तों जब आप आईएएस कोड 456 में जाएंगे तो क्लॉज नंबर 13.5 जो मेरा पेज नंबर 27 पर मेंशन्ड है, यहां पर एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है क्यूरिंग की। मैं बताता हूं आपको क्या है। क्यूरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कॉन्क्रीट while maintaining a satisfactory temperature regime। मतलब क्यूरिंग हमारा क्या होता है, क्यूरिंग इज अ प्रोसेस, ये हमारा एक प्रोसेस होता है टू प्रिवेंट, जब हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो जो लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है, उस जो लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है, जो हमारी जो कॉन्क्रीट होती है वो सूखने लगती है तो उसमें से मॉइस्चर निकलने लगता है। तो उस मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, जो हम तराई करते हैं, वो हमारा जो प्रोसेस है लॉस ऑफ मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए, वो हमारा क्यूरिंग कहलाता है। द प्रिवेंशन ऑफ मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द कॉन्क्रीट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इफ द वाटर सीमेंट रेशियो इज लो। अगर मेरा वाटर सीमेंट रेशियो लो है तो हमारा क्यूरिंग का हमें और ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी एग्जैक्ट क्यूरिंग की डेफिनेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको लिख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि काफी जगह पूछी जाती है और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मैक्सिमम सीमेंट यूजेज पर क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू वगैरह में काफी पूछा जाता है कि जो हमारा मैक्सिमम सीमेंट यूजेज है पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट वो कितना होता है, चाहे वो मेरे कितनी भी हाई ग्रेड की कंक्रीट क्यों ना हो। ठीक है, तो दोस्तों जब आप आईएएस कोड 456/2000 में जाएंगे तो क्लॉज नंबर 8.2.4.2, जब आप 8.2.4.2 पर जाएंगे, जो कि मेरा पेज नंबर 19 पर मेंशन्ड है आईएएस कोड के, तो इसका टॉपिक है मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट। ठीक है, और हमें यही पता लगाना है कि हमारा मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना होता है। तो दोस्तों देखिए यहां मेंशन्ड है सीमेंट कंटेंट नॉट इंक्लूडिंग फ्लाई ऐश, इसमें फ्लाई ऐश नहीं है, एंड ग्राउंडेड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लाइक इन एक्सेस ऑफ 450 kg पर क्यूबिक मीटर। मतलब जो मेरा मैक्सिमम सीमेंट यूजेस है पर क्यूबिक मीटर वो मेरा 450 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी बहुत हमेशा के लिए याद रखिएगा, इसको आप नोट्स भी बना लीजिएगा इसके। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि स्लम फ्लो फॉर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होती है। तो जैसे कि हम जो हमारी आरएमसी होती है, हम आरएमसी का स्लम टेस्ट करते हैं, यही अगर हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की बात करें तो हम वहां पर उसका स्लम फ्लो चेक करते हैं कि उसका फ्लो कितना है। और एज पर आईएस कोड जो हमारा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का फ्लो होता है वो मिनिमम 600 mm होना चाहिए। अच्छा ये हमारा कहां मेंशन है, तो जब आप आईएस कोड 456/2000 में जाएंगे तो क्लॉज नंबर J3 का ए, J3 देखिए J3 आएंगे और इसका ए जो मेरा क्लॉज है जो कि मेरा पेज नंबर 3 पर मेंशन्ड है, देखिए यहां लगा हुआ है स्लम फ्लो 600 mm मिनिमम, ये हमारा मिनिमम 600 mm होना चाहिए फॉर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। गाइज़ आप सब लोगों का सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने मेरे पे विश्वास दिखाया, और इतनी बड़ी संख्या में मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने सारे लोग इस बैच को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि गाइज़ देखिए आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो बैच था वो एसएससी जेई 2022 के लिए हमारा एक बैच आया था, लक्ष्य बैच। आप सब लोगों को मालूम है हमारा पहला बैच था, तो इसमें मैंने 50 लोगों के स्टूडेंट्स के एडमिशन लिए थे, जिसमें से 14 स्टूडेंट जो है वो हमारे क्वालिफाई किए थे। तो लक्ष्य बैच की सफलता के बाद मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ लक्ष्य 2.0 एसएससी जेई 2023-24 के लिए। अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो जीके जीएस की हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, एमसीक्यू के साथ, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग उसकी सारी पीडीएफ्स वगैरह, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग को यहाँ पे मिलेंगी, मिक्स्ड क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, मिक्स्ड जो क्वेश्चन टेस्ट होते हैं आप लोग के, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिलने वाली हैं। साथ में आप लोग का डाउट सेशन वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जाएंगी। अगर आप लोग को कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, और प्ले स्टोर से आप लोग VIP सिविल गुरु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
अगर बात करें फ़ीस की, सर इस सब की फ़ीस कितनी होने वाली, तो 1199 रुपीज़ गाइज इसकी फ़ीस चल रही है। अगर इसको आप ऑफ़र में ज्वाइन करते हो तो इसकी फ़ीस जो है आप लोग को 1099 रुपीज़ जो है यहाँ पे पड़ती है। तो अगर आप इसमें चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए कूपन कोड एक अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे 1099 रुपीज़ का ये बैच आप लोग को पड़ जाएगा। इसके लिए आप लोग को कूपन कोड लगाना है यहाँ पर विपिन सर। क्या कूपन कोड लगाना, विपिन सर 10। इसको ध्यान से देख लेना कूपन कोड को। जब आप लोग विपिन सर 10 कूपन कोड यहाँ पे लगाएंगे तो विपिन सर जैसे ही 10 कूपन कोड लगाएंगे तो आपकी जो फ़ीस 1199 है वो आप लोग की 1099 रुपीज़ यहाँ पर रह जाएगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ऑफ़र एंड होने से पहले आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।